Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start with the 8th lectures of our Ecology and Environment series, and the topic of today's lecture is the various ecosystems. अब तक हम जो बात कर रहे थे वो इकोसिस्टम के बारे में इन जनरल बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम के फंक्शनिंग क्या है, किस तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें कि हमने मेजर चीजें देखी एनर्जी फ्लो को, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को, इन सारी चीजों के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने देखा। अब कई बार यूपीएससी में ना किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाता है। एक्चुअली हर इकोसिस्टम अपने आप में यूनिक होता है। जनरल जो इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो तो होते ही हैं, उनके अलावे हर इकोसिस्टम अपने आप में डिफरेंट होता है। और वो क्यों डिफरेंट होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन द इकोसिस्टम्स, इंडिविजुअल इकोसिस्टम, क्या कारण है उसका? ऑफ कोर्स लैटिट्यूड्स, उससे भी अच्छा आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस। लैटिट्यूड्स डिटरमाइन करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, राइट? तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग होने की वजह से जो उसका स्पेसीज कंपोजिशन होगा, जो उसकी स्पेसीज डाइवर्सिटी होगी, जो उसकी स्ट्रक्चर होगी, जो फंक्शनिंग होगा, जिस तरह के उसमें प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होंगे, ये सब डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल ले लो आप, जहां हेवी रेनफॉल होगा वहां किस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होगा? फॉरेस्ट टाइप का इकोसिस्टम डेवलप होगा। जहां पे मॉडरेट रेनफॉल होगा, ग्रासलैंड टाइप का इकोसिस्टम डेवलप होगा। जहां पे लीस्ट रेनफॉल होगा, स्कैंटी रेनफॉल होगा, डेजर्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम होगा। तो रेनफॉल क्या है? रेनफॉल एक तरह का इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है। उसी तरह से टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी डिटरमाइन करता है कि किस तरह का इकोसिस्टम किस जगह पे ग्रो करेगा। तो टेरिस्ट्रियल रीजन में आप देखोगे, टेरिस्ट्रियल रीजन मतलब कि लैंड के ऊपर, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इकोसिस्टम का कैसा नेचर होगा। और वही आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाओगे तो सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का नेचर होगा इकोसिस्टम का। तो उसी तरह से टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा होगा डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस कई इकोसिस्टम में लिमिटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। इन्हीं के लिमिट होने की वजह से कोई इकोसिस्टम पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है, डेंस एंड डाइवर्स नहीं हो पाता है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट होता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो चलो वन बाय वन हम इनको पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स को देखेंगे। वैसे तो इकोसिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, मगर जिसमें थोड़े से यूनिक काइंड ऑफ, थोड़े से स्पेशल काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स होगा, उनको हम खासकर यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि वेटलैंड इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है, मैंग्रोव इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, कोरल इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें आपको मैंने पहले डिस्कस भी कर रखा है, जैसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कि जो हम लोग वो वाली जो एडेप्टेशन वाला जो चैप्टर कर रहे थे, उसमें काफी सारी चीजें हम देख रखे हैं कि ड्राई कंडीशंस में कैसा होता है प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, उसी तरह से कूल्ड कंडीशंस में कैसा होता है। तो थोड़ा बहुत उसको एक रिवीजन के तौर पे भी आपका डेजर्ट इकोसिस्टम में, चाहे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक और बात मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, अगर याद होगा, कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल कंसेप्ट होता है। बायोम भी अपने आप में इकोसिस्टम होता है। हमने एक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला था ना कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी से इकोसिस्टम बन रहा है, इकोसिस्टम से बायोम बन रहा है। बायोम में हमने क्या बोला था कि क्लाइमेट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम किसी भी इकोसिस्टम को में क्लाइमेट को इंपॉर्टेंटली देखने लगे कि इस क्लाइमेट की वजह से ये इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और एक क्लाइमेटिक रिजीम के अंदर पूरा एरिया आ रहा है, तो वो बायोम होता है। डिफरेंट लैंडस्केप्स मिलकर एक बायोम बनते हैं। जैसे पूरा इंडिया जो है एक बायोम के अंदर है, मॉनसून बायोम। तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें कि हम आपको डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक्चुअल में ये सब अपने आप में एक बायोम्स भी हैं, क्योंकि पूरा ग्रासलैंड जो है एक सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स में सवाना कहलाता है, टेम्परेट रीजन्स में स्टेपी कहलाता है, ठीक। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं और बीच में हम बायोम बोल दे या कहीं पे बायोम लिखा हो जाए तो आप कंफ्यूज मत हो रहा है कि सर तो इकोसिस्टम बताए, यहाँ बायोम बोल रहा है। बायोम भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। समझ में आ रही बात है? तो क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे हमारे? पहले तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे। फर्स्ट क्लास में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, फर्स्ट नहीं मतलब इकोसिस्टम के फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखेंगे। फॉरेस्ट में भी कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस, कोनिफेरस फॉरेस्ट, ये सब देखेंगे। इनके फीचर्स देखेंगे,
क्यों है, कैसे है, क्या लिमिटिंग फैक्टर है, किस तरह के चैलेंजेस हैं। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखेंगे कि ग्रासलैंड में कैसे होते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम देखेंगे कि डेजर्ट में क्या होता है। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएंगे। ये जो होता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो जाता है। इसके बाद हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएंगे, जिसमें कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में इन जनरल हम समझेंगे। उसके बाद वेटलैंड इकोसिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, मैंग्रोव को देखेंगे, कोरल रीफ इकोसिस्टम को देखेंगे, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हैं जिनसे प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे आज के डिस्कशन के। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को। मैंने एक शॉर्ट में डिस्कस कर दिया है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आप बताओ कितने टाइप के होते हैं। चलो सबसे पहले इसको हम बांट सकते हो नेचुरल और आर्टिफिशियल में, नेचुरल और आर्टिफिशियल में। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं केवल नेचुरल की, क्योंकि आर्टिफिशियल तो कैसा भी हो सकता है, ये हम कैसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो वी शैल टॉक अबाउट द नेचुरल इकोसिस्टम इन जनरल। अब नेचुरल इकोसिस्टम को बताओ कितने तरह के हो सकते हैं। नेचुरल को अब बात करोगे तो कौन कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे होता है उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। एक्वेटिक मतलब, एक्वेटिक का टेक्निकल मतलब होता है जिसमें कि पानी ही हैबिटेट है। समझना रही बात है, वाटर इज हैबिटेट, तो उसको एक्वेटिक बोलेंगे। अब एक्वेटिक में भी आपको डीप वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, सैलो वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में बताओ कितने तरह के होते हैं। अब टेरेस्ट्रियल में डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिडिटी बोले तो रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे तीन तरह के डेवलप हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जिसमें फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट, और क्या होगा, ग्रासलैंड हो जाएगा, ग्रासलैंड्स, और क्या हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा। और ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होगा तो घने जंगल हो जाएंगे, कम रेनफॉल होगा, मॉडरेट रेनफॉल होगा तो ग्रासलैंड होगा, जंगल नहीं होंगे, और बहुत कम रेनफॉल होगा तो डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग। अब फॉरेस्ट को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आरएफ लिख दिया है रेन फॉरेस्ट के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसी तरह से टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी होता है लेकिन वो बड़ा ही लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम बहुत डिटेल में नहीं, हम हल्का सा आपको बता देंगे। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ज्यादातर होते हैं, और एक होता है कोनीफेरस फॉरेस्ट जो टेम्परेट रीजन्स और आर्कटिक के बॉर्डर पे होता है, ठीक है। तो उसको हम बोरियल फॉरेस्ट या कोनीफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट करके भी एक होता है जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स में जनरली होता है। तो हम हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। मेन जो हमें डिस्कस करना है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में, और कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में। ये मेजर एरिया वाइज बड़े फॉरेस्ट हैं, तो इसलिए इनको हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स में भी आप बांट सकते हो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जिसको हम सवाना बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स जिसे हम स्टेपी बोलते हैं। इनमें भी हल्का सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है डेजर्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे तीन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं। डेजर्ट भी बांट सकते हो, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। अब आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को कई तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक तो कि डेप्थ ऑफ वाटर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, डीप एक्वेटिक सिस्टम, डीप वाटर एक्वेटिक सिस्टम, और सैलो वाटर एक्वेटिक सिस्टम। सैलो वाटर एक्वेटिक सिस्टम को दूसरा क्या नाम देते हैं, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स, जहां सैलो वाटर होता है वो वेटलैंड्स कहला जाता है अलग से। और एक डीप वाटर होता है, डीप वाटर में जैसे रिवर्स हो गया, ओशंस हो गया, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाता है। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम तीन तरह में और बांटते हैं, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर और ब्रैकिस वाटर। सेलाइन में मैरीन भी आ जाता है, ब्रैकिस भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एक्वेटिक में बात करेंगे। तो अभी ठीक, तो अभी हम आगे टेरेस्ट्रियल की बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। फॉरेस्ट इकोसिस्टम किस तरह का इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी ये डिटरमाइंड किससे होता है, रेनफॉल और टेम्परेचर से होता है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब होता है
कि जो टॉल ट्रीज होंगे वो डोमिनेट करेंगे, उनको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। फॉरेस्ट का मतलब ही होता है, फॉरेस्ट में घना भी हो सकता है, ओपन फॉरेस्ट भी हो सकता है, मगर जो डोमिनेटिंग प्लांट स्पेसीज होगा दैट विल बी द वैस्कुलर प्लांट्स, टॉल ट्रीज, ठीक है, तो उसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। जंगल तो उसी को बोलते हैं ना, नहीं तो फिर वो ग्रासलैंड हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या फीचर्स होते हैं? रेनफॉल शुड बी वेरी हाई, रेनफॉल वेरी हाई, रेनफॉल बहुत हाई होना चाहिए, कम से कम 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर, मोर देन 100 सेंटीमीटर। अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, अगर 200 से ऊपर होगा तो रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, 100 से 200 होगा तो डिसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा, लेकिन रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, ट्रॉपिकल रेनफॉल वेरी हाई में, ठीक है। उसके बाद होता है ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है। उसके बाद होता है फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम जनरली फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है। देखो जितने कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होते हैं ना, वो फ्रेजिलिटी उनकी ज्यादा होती है कि कुछ अगर स्पेसीज के साथ गड़बड़ हुआ तो 4 स्पेसीज उसमें अफेक्टेड हो जाएंगे, तो उसको फ्रेजाइल इकोसिस्टम भी होता है। इसलिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप केवल फॉरेस्ट को काटते हो तो आप केवल फॉरेस्ट प्लांट्स को नहीं काट रहे हो, आप उस पर डिपेंडेंट कई सारे ऑर्गेनिजम्स को आप मतलब एलिमिनेट कर दे रहे हो पूरे रीजन से। तो फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, रेनफॉल वेरी हाई होता है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, हाई डाइवर्सिटी होती है, हाई डाइवर्सिटी होती है, हाई डाइवर्सिटी होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। समझ में आ रही बातें? तो ये सब होते हैं, लिंक स्पेसीज, की स्टोन स्पेसीज, बहुत ज्यादा ये सब मिलेंगे आपको यहां पे, ठीक है। तो दिस इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कोई दिक्कत? अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं, राइट। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर बांटोगे आप इसको, तो पहले तो आप इसको ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और टेम्परेट में बांट दो, टेम्परेट, ठीक है। ट्रॉपिकल में आपका हो जाएगा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस, डेसिडुअस। टेम्परेट में भी आपका हो जाएगा डेसिडुअस, मेन हो जाएगा डेसिडुअस। इसमें भी आपको एवरग्रीन या रेन फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद आपका हो जाएगा बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट को कोनीफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो होता है केवल टेम्परेट में ही नहीं, आर्कटिक में भी चला जाता है, ठीक है, तो बोरियल फॉरेस्ट हो जाता है। ये जो है आर्कटिक साइड में भी आपको ज्यादा मिलेगा, आर्कटिक में ज्यादा मिलेगा बोरियल फॉरेस्ट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। वन बाय वन हम देखेंगे कि इकोसिस्टम कैसा होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसके ये होते हैं। अब जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितना आपको जानकारी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने के चांसेस भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थ में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम होता है, वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम होता है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम होता है। इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। समझ में आ रही बातें हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों बोलते हैं? एक तो कि मेजर कार्बन सिंक का ये काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके और ऑक्सीजन देता है। तो एक तरह से जो एयर जो बैलेंस है इस अर्थ में, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है, सिग्निफिकेंस है इसका, इसलिए इसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। सर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें CO2 को नहीं कैलकुलेट करते हैं? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कहते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में पॉल्यूटेंट नहीं होता है, समझ में आ रही बातें हैं? वो एक ग्रीन हाउस गैस होता है, तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉल्यूटेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है रहना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होता है। तो मेनली क्लाइमेट चेंज के लिए इसको हम लोग ये करते हैं, ठीक। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादातर ये पाया जाता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिटेल में क्यों देख रहे हैं? एक तो कारण आपका सिग्निफिकेंट है इसलिए, दूसरा है कि सबसे ज्यादा एक तरह से डिग्रेड हो रहा है ये धीरे धीरे, और इसके डिग्रेड होने की वजह से क्लाइमेट चेंज
हो रहा है। तो इसलिए हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये एक करंट इश्यूज में भी आ जाता है अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेटिव पार्ट। अब तुमको प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन, मेजरली ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है ज्यादातर टाइम। क्यों होता है ये बताओ? आप लोग ज्योग्राफी पढ़ लिए हो, सबसे ज्यादा बारिश जो है इसी बीच में होती है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। किस तरह की बारिश होती है? किस टाइप की बारिश होती है? क्यों होती है सबसे ज्यादा बारिश? कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादा होती है, लो प्रेशर होता है, डायरेक्ट हीटिंग होती है, उसकी वजह से कन्वेक्शन होता है। ठीक है, 4 PM रेनफॉल इसको बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है आफ्टरनून रेनफॉल होता है, क्योंकि दिन भर गर्म होती है, 2 बजे के बाद गर्म होकर सब हवा ऊपर जाती है और हेवी रेनफॉल होती है, थंडर एंड लाइटनिंग होती है, एवरीडे रेनफॉल होती है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है। तो इस तरह से ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन among the most diverse and rich communities of the अर्थ के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड रिच इकोसिस्टम होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। उसके बाद हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, और ये यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सालों भर यहाँ पे मौसम एक जैसा होता है, समझ रहे हो, 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वेरी करता है ये सालों भर। तो रेनफॉल और टेम्परेचर वो जो है एक ही तरह का होता है, तो सालों भर ग्रोइंग सीजन होता है प्लांट्स का वैक्सिंग एंड वेनिंग सीजन इसमें नहीं होता है कि वैक्सिंग सीजन इसमें प्लांट ज्यादा ग्रो कर रही है, वेनिंग सीजन में ये हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसका वेजिटेशन जो होता है वो लस्ट ग्रीन वेजिटेशन होता है और एवरग्रीन होता है। एवरग्रीन इसलिए होता है, क्या कारण है इसके एवरग्रीन होने का? पूछ दे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एवरग्रीन बिकॉज क्या? देखो, कोई भी ट्रीज ऐसा नहीं है कि लीव शेड नहीं करेगा, हर ट्रीज तो लीव शेड करेगा ही, समझ में आ रही है क्या? हाँ, ये सारे एक साथ नहीं गिराते हैं, एक एक्चुअली इतना ये डाइवर्स होता है ना कि डिफरेंट प्लांट्स का जो टाइमिंग ऑफ शेडिंग है वो अलग अलग होता है। तो सारे प्लांट्स एक साथ शेड कभी नहीं करते हैं, कुछ प्लांट्स ने शेड किया तो बाकी जो है फुल हरा भरा है, तो इससे पूरे साल ये हरा भरा दिखाई देता है, समझ में आ रही है। बट डेसिडुअस में क्या होता है, होमोजेनिटी होती है, एक जैसा प्लांट्स होते हैं तो एक साथ सब गिराते हैं तो सब बिल्कुल जो है मतलब न्यूड फॉरेस्ट दिखने लगता है। तो ये जो है इसका कारण होता है। रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ऊपर होगा रेनफॉल, पता ही है आपको। वेजिटेशन जो होता है इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, डोमिनेटेड बाय टॉल ट्रीज विथ कैनोपी फॉर्मेशन। इसमें जो मैक्सिमम होते हैं वो 40 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर के लंबे लंबे पेड़ होते हैं और छतरी बनाए हुए होते हैं, तो ऊपर से ये जो फॉरेस्ट दिखता है वो बिल्कुल कवर्ड दिखता है, इसको कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी मतलब छतरी। तो वो सारे प्लांट्स जो है टॉल ट्रीज यहाँ डोमिनेट करते हैं, टॉल ट्रीज और हार्डवुड ट्रीज। हार्डवुड ट्रीज मतलब कि जो ट्रीज का जो हेवी वेट होता है, जैसे कि आपको रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, ठीक है, लॉरेलवुड हो गया, ये सब ज्यादा इसमें मिलेंगे। इबोनी हो गया, ये सब जो है स्पेसीज होते हैं प्लांट के, ट्रीज के स्पेसीज जो हार्डवुड होते हैं। ठीक है, तो वेजिटेशन लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब एक सबसे ऊंचा वाला स्ट्रक्चर होगा, उसके नीचे एक दूसरा होगा लेयर, फिर तीसरा होगा, तो इस तरह से डिफरेंट लेयर के स्ट्रक्चर में बटे होते हैं ये। ठीक है, तो ये इनका खासियत होता है, इसको बोलते हैं मल्टी स्ट्रक्चर मल्टी लेयर वेजिटेशन। तो सबसे जो ऊंचा वाला वेजिटेशन होगा वो टॉल हार्डवुड ट्रीज का होगा। उसके बाद जो होगा वो वुडी क्लाइंबर्स होंगे, ऐसे ऐसे पेड़ को घुमाते हुए जाते हैं। इपीफाइट्स लेयर होंगे, इपीफाइट्स मतलब पेड़ के ऊपर ही पेड़ जमा हुआ है, तो वो सब होगा। उसके नीचे एक श्रब और हर्ब लेयर होता है। समझ आ रही बातें? तो ये इसके फीचर्स होते हैं, राइट? कोई दिक्कत? अब जो है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है, सपोज मान लो कि हाँ, ये सब याद रखना कि महोगनी, इबोनी, रोजवुड ये सब जो है इसके प्लांट स्पीसीज होते हैं। लोएस्ट लेयर जो इसका होता है वो हर्ब्स और श्रब्स का होता है, झाड़ फूक होता है। इसमें जो होता है ना वो आपको अंडरग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होता है, यानी छोटे छोटे घास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सनलाइट वहां तक नहीं जा रही है, तो सनलाइट नहीं जाने की वजह से, और कहीं कहीं पे अगर होंगे भी तो वो स्कियोफाइट्स होंगे। स्कियोफाइट्स किसको बोलते हैं? शेड टॉलरेंट, जो शेड में भी रह सकते हैं। तो मोस्टली जो इनका अंडरग्रोथ होता है वो स्कियोफाइट्स होता है, एंड इट इज वेरी रेयर। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो अंडरग्रोथ होता है, ग्रासेस होता है, वो एब्सेंट होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी मैक्सिमम होती है अमंग ऑल द इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम में मैक्सिमम होती है, और सबसे कॉम्प्लेक्स इसका फूड वेब होता है, और इसमें की स्टोन और लिंक स्पेसीज बहुत ज्यादा होते हैं।
की स्टोन और लिंक स्पीसीज ज्यादा होंगे तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम में अगर की स्टोन और लिंक स्पीसीज ज्यादा है तो सबसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम होता है। फॉरेस्ट होता है एवरग्रीन इन नेचर होता है, ये क्यों होता है आपको पता ही है। सॉइल जो होता है यहाँ पे रेड लैटोसोल होता है विद डीप सॉइल प्रोफाइल होता है, क्यों? क्योंकि हेवी रेनफॉल की वजह से सॉइल प्रोफाइल जो थिकनेस ऑफ सॉइल है वो ज्यादा हो जाता है। पढ़ोगे ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत समझ में आएगा, अभी ये लोग चूंकि ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो इनको समझ में आ रहा है प्रोफाइल वगैरह। तो जो थिक प्रोफाइल होता है सॉइल का बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, तो इसकी वजह से रेड लैटोसोल होता है, लेटराइट लेटराइजेशन पढ़े हो ना ये सारी चीजें, तो रेड लैटोसोल होता है, डीप सॉइल प्रोफाइल होता है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सॉइल। तो ये आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। इसके बारे में थोड़े बहुत और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझना है, क्योंकि जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मैन इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, तो वहां का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेबिलिटी, वहां का कैसा इकोनॉमिक मतलब कंडीशंस है, क्यों डेवलप नहीं है, ये सारी चीजें भी आपको थोड़े बहुत पता होना चाहिए। और वो मेजर चैलेंजेज हैं वहां पे, सबसे ज्यादा वो चैलेंजेज हैं। अब मेजर इश्यूज क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? सबसे पहला इशू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है कि पुअर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वहां पे बहुत पुअर है। क्यों पुअर है इतना ज्यादा? अगर क्या तो रास्ता नहीं बना सकते, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंटरनल नहीं हो सकता है, ठीक है, और हाँ मतलब कि होमोजिनिटी नहीं है, इतना डाइवर्सिटी है कि डाइवर्सिटी इटसेल्फ इज अ चैलेंज। कहीं पे भी आपको अगर जंगल काटना है, सपोज मान लो आपको किसी पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट चाहिए, ट्री चाहिए, तो वो तो तब आपके लिए इकोनॉमिक वायबल होगा जब एक साथ सब हो और काट लो ऐसे। अब पता चला कि इतना डाइवर्स है कि इसकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो है इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाती है, तो इसलिए फिजिबल नहीं होती है, तो पुअर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता है। और उसके बाद कि यहाँ के पेड़ ऐसे हैं कि इनका ट्रांसपोर्टेशन भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये हार्डवुड होते हैं, इनको आप पानी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते और डूब जाएंगे। वही अगर मॉनसून फॉरेस्ट का जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो सॉफ्ट होते हैं, जो इन कंपैरिजन जो है लेस डेंस होते हैं, तो उनका मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉरेस्ट रिवर्स, ठीक है, तो वो भी हमको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस वजह से कंबाइंड रूप से ये रीजन जो है मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन है। पूरा अफ्रीका का जो अंडर डेवलप्ड रीजन है वो इसी रीजन में है। एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जो अंडर डेवलप्ड है वो इसी रीजन में है। तो इसलिए ये रीजन जो है सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। यहाँ के लोग आज भी ट्राइबल्स कम्युनिटी के ज्यादा हैं और ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड अंडरग्रोथ यहाँ पे होता है, ये तो पता ही है, सनलाइट की वजह से रेस्ट्रिक्टेड अंडरग्रोथ होता है। न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होता है, यहाँ के सॉइल की न्यूट्रिएंट लेवल वह बहुत पुअर होती है। क्यों? लीचिंग बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट कॉज लीचिंग। हेवी रेनफॉल और लीचिंग की वजह से जो उसके सॉइल होते हैं वो सब अंडरग्राउंड वाटर के साथ चले जाते हैं, तो इसलिए सॉइल में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है। लेकिन इसकी जो न्यूट्रिएंट है वो मैक्सिमम उसके बायोमास में अटैच्ड होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट नहीं है, सॉइल में न्यूट्रिएंट कम है, एंड मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इज लॉक्ड इन द बायोमास। समझ में आ रही बात है? क्योंकि बायोमास इसकी बहुत ज्यादा होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहां होता है, मैक्सिमम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले कम्युनिटीज यहां पाए जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? हाँ, एक जगह को फॉरेस्ट को क्लियर किया, वहां एग्रीकल्चर किया, एक आध साल में वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी पुअर न्यूट्रिएंट्स लेवल है सॉइल का। उसके बाद वो शिफ्ट होंगे दूसरे जगह, फिर वहां का काटेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है पूरी तरह से डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मेजर इश्यूज होते हैं हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी बहुत सारे स्कोप है पूछने के, तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग करके रखिएगा। देखो एक ना बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, कई जगह पूछ देता है ना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑन अर्थ, तो सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको सही माने कि गलत माने, क्योंकि ये जो है ना कई बुक्स में लिखा रहता है कि सबसे डाइवर्स जो अर्थ पे इकोसिस्टम है वो कोरल लीफ इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अगर दोनों कहीं पे भी दिया हो कि कोरल लीफ इकोसिस्टम जो है और मैं कौन सा मोस्ट, तो हमेशा कोरल लीफ इकोसिस्टम को बढ़ाना है। कोरल लीफ इकोसिस्टम को कई जगह पे इनफैक्ट ऑथेंटिक सोर्सेस में भी दिया हुआ है कि कोरल लीफ इकोसिस्टम इज मोर डाइवर्स इवन देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जनरली वन ऑफ द मोस्ट ये दिया रहता है। जनरली यूपीएससी भी अभी तक इस तरह का कुछ पूछा नहीं है जिसमें कि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। लेकिन द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम अगर एग्जेजरेटेड सेंटेंस होगा, एग्जेजरेटेड सेंटेंस विदाउट एनी एक्सेप्शन ऐसे लिख दिया हो, तो फिर इस स्टेटमेंट को गलत मान लेना। और नॉर्मलाइज सेंटेंस होगा कि हाँ ठीक है, तो मानते हैं कि हाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है,
ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर सेंटेंस को बहुत एग्जेजरेट कर रहा है कि और कोई नहीं यही है इस टाइप का, तो गलत मानना। तब यूपीएससी इसका मतलब कि उस फंडा से चल रही है कि कोरल रीफ इकोसिस्टम है इससे ज्यादा डाइवर्स। समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसे ना कई बार जैसे यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आए हैं, उसमें रेन फॉरेस्ट भी दिया है, कोरल रीफ भी दिया है। कुछ बच्चे रेन फॉरेस्ट मारे, कुछ लोग कोरल रीफ मारे, और लोगों ने उसको फिर क्लेम किया जब आंसर किया ही तो यूपीपीसीएस ने दोनों को आंसर की को सही मान लिया कि रेन फॉरेस्ट भी सही है, आपका कोरल रीफ भी सही है। तो ऐसे कंफ्यूजन में आपको, बट ये है कि हाँ, अगर आप लिखते हैं कि कोरल रीफ इकोसिस्टम इज द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम, तो आप सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात है हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट डेसिडुअस क्यों होता है? डेसिडुअस का मतलब होता है कि वो पत्ते को झाड़ देता है एक टाइम में। आखिर क्यों, क्या कारण है? क्या? ये तो है, होमोजेनिटी भी कारण है, ठीक है। मगर जो मेन कारण है ना, वो ये है कि ये सीजनलिटी ऑफ रेनफॉल होती है। मतलब रेनफॉल जो है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है। साल में जहां जहां भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वहीं पे पाए जाते हैं जहां साल के कुछ महीने में रेनफॉल हो रही है और कुछ महीने बिल्कुल ड्राई होती है। तो जिस टाइम में ड्राई होती है ना, उनका फॉल सीजन हो जाता है, उस टाइम में वो पत्तियों को झाड़ने लगते हैं, तो इसलिए ये डेसिडुअस कहलाते हैं। तो डेसिडुअस का से एक जुड़ा होता है सीजनल पैटर्न ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का पैटर्न जहां जहां सीजनल होगा, तहां तहां डेसिडुअस जो है आपको वेजिटेशन मिलेगा। तो ये जनरली ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट में पाया जाता है। मॉनसूनल क्लाइमेट मतलब ईस्टर्न मार्जिन का क्लाइमेट, जहां हेवी रेनफॉल होगा, 10 से 30 डिग्री का लेटीट्यूड होगा और ईस्ट साइड में होगा, तो वहां हेवी रेनफॉल होगा। तो इसकी वजह से जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। इसके लिए भी रेनफॉल आपको 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए इसमें, ठीक है। रेनफॉल इज हाई बट कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू वेट मंथ्स ओनली, और इसी कारण से ये डिसिडुअस हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्यू वेट मंथ्स में ही होते हैं। बाकी टाइम्स ड्राई होते हैं, तो उस टाइम में जो है पत्तियां झड़ जाती हैं इनकी। ट्रीज सेट देयर लेफ्ट ड्यूरिंग ड्राई पीरियड एंड रिमेन लस्ट ग्रीन ड्यूरिंग द वेट पीरियड। तो इस तरह का इनका साइकिल चलता है, लस्ट ग्रीन एंड ये विदाउट लीव्स, लस्ट ग्रीन एंड विदाउट लीव्स। और ये जो इनका साइकिल चलता है वो वेट एंड ड्राई मंथ्स के साथ चलता है, ठीक है। ये शॉर्ट स्टेचर फॉरेस्ट होते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं ना, उतने लंबे नहीं होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह। ये ज्यादातर 10 से 20 मीटर के होते हैं, उससे ज्यादा के ये नहीं होते हैं। और मेन जो स्पेसीज है यहाँ पे, साल होता है, टीक होता है, मैंगो होता है, शीशम होता है। मतलब कि अपने रीजन्स में जो आप देखते हो ना, वो सारे जो है इसके डोमिनेंट स्पेसीज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। वाइल्ड एनिमल्स, खासकर कार्निवोरस एनिमल्स जो है आपको ट्रॉपिकल मॉनसूनल फॉरेस्ट में ज्यादा मिलेंगे। हाँ, एक इसकी खासियत होती है कि इसके जो बार्क्स होते हैं वो थिक होते हैं, थिक बार्क्स होते हैं इनके ट्रीज के। वो क्यों थिक बार्क्स होते हैं? क्योंकि ये एक तरह का एडेप्टिबिलिटी इनकी होती है, क्योंकि इन रीजन्स में ना फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जहां भी ड्राई स्पेल होगा, तो ड्राई स्पेल में जब पत्तियां सूख जाएंगी, पत्तियां झड़ गई, हरी पत्तियां, तो उस टाइम में जंगल में आग लगने का बहुत ज्यादा डर होता है। तो उस कंडीशंस में उस आग से बचने के लिए एक तरह का एडेप्टिव स्ट्रेटेजी इनकी हो जाती है कि इनके जो बार्क होंगे वो थिक होंगे, ठीक है। तो कल को अगर पूछे कि फॉरेस्ट फायर्स, टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट फायर इन द डिसिडुअस फॉरेस्ट, द प्लांट्स हैव द फॉलोइंग काइंड ऑफ एडेप्टिव स्ट्रेटेजी, तो उसमें आप याद रखना थिक बार्क जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है मेन, जिसकी वजह से कि आग जो है कम लगती है। उसके बाद इसकी जो न्यूट्रिएंट्स होती है सॉइल की, वो कंपेयर टू रेन फॉरेस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि रेनफॉल इसकी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो लीचिंग उतना ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ की जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है इन कंपैरिजन टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर के लिए ये वाले फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा काटे गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इस फॉरेस्ट को अगर काट देंगे तो हमको सालों साल एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड मिल जाएगा। तो इसीलिए the most deforested region of the world is the tropical deciduous region, जो मॉनसूनल रीजन है, जहां की ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफोरेस्टेशन हुआ है फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह न्यूट्रिएंट पुअर नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इसका सबसे हाई होता है। क्यों इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सबसे हाई होता है? क्योंकि एक तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन रिच सॉइल है, दूसरा कि इसकी जो वुड है वो भी होमोजेनिटी है इसमें, तो आप डिफॉरेस्टेशन भी आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी क्रिएट करता है। उसके बाद फर्नीचर के लिए बहुत काम में आता है इसके वुड,
ठीक है, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप, इजिली इसको काट सकते हो, उतना घना नहीं है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, आप रास्ता बना सकते हो अंदर में। सो दिस इज द रीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जिस रीजन में है वहां पे हेवी पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक लोड बहुत ज्यादा है, तो डेमोग्राफिक लोड होने की वजह से डिमांड ऑफ लैंड जो है, डिमांड ऑफ रिसोर्स है, वो भी हाई है, इसलिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा हाई होगी। अमॉन्ग ऑल द फॉरेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है ये। समझ में आ रही बात है? गुड। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट जनरली मॉडरेट क्लाइमेट में होता है, टेम्परेट रीजन्स के, जिसमें कि टेम्परेचर भी मॉडरेट होगा, रेनफॉल भी गुड अमाउंट ऑफ होगा। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब हम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल, क्योंकि फॉरेस्ट जहां आ गया तो रेनफॉल शुड ऑलवेज बी हाई। तो मॉडरेट क्लाइमेट में, मॉडरेट टेम्परेचर रीजन में, 30 डिग्री के ऊपर वाले रीजन में जहां भी हेवी रेनफॉल होगा वहां जनरली डिसिडुअस फॉरेस्ट होगा। ठीक है। अब इसकी जो ट्रीज स्पेसीज होती है वो ब्रॉड लीव्स होते हैं, इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं जो कि ड्राई सीजन में, फॉल सीजन में पूरी तरह से शेड कर देते हैं अपने लीव्स को, इसीलिए ये डिसिडुअस कहलाते हैं। राइट। डोमिनेंट ट्री स्पेसीज इनका ओक होता है, मैपल होता है, बर्च होता है, ये सब जो है डोमिनेंट ट्री स्पेसीज होते हैं। इंडिया में भी ये पाए जाते हैं। इंडिया में जनरली 1500 मीटर से 2400 मीटर का जो हाइट होता है ना, जो हिमालयन रीजन्स में, वो टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। समझ में आ रही बात है? क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट हो जाता है और रेनफॉल तो है ही हिमालयन रीजन में हाई, तो इसकी वजह से जो है टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री में, खासकर आपको जो है कोस्टल रीजन्स में मिलेंगे, ईस्ट कोस्टल रीजन्स में मिलेंगे आपको ज्यादातर ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है। तो दिस इज द टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब जो है इसकी भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेबिलिटी हाई है, सेम ट्रॉपिकल डिसिडुअस की तरह, लेकिन इसकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस से कम है। इसकी डाइवर्सिटी, इसकी जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें जो है ट्रॉपिकल डिसिडुअस से कम है। सबसे ज्यादा है प्रोडक्टिविटी किसकी होती है? प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, उसके बाद ट्रॉपिकल डिसिडुअस की, फिर टेम्परेट डिसिडुअस की। राइट। उसके बाद किसका होता है? उसके बाद सवाना ग्रासलैंड का होगा और फिर बोरियल फॉरेस्ट का होगा। हमेशा याद रखना, बोरियल कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है ना, कोनिफेरस को ही बोरियल बोलते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ग्रासलैंड से भी कम होती है, ये याद रखना। क्यों कम होती है अभी हम बात करेंगे इसमें। चलो बोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं। बोरियल फॉरेस्ट को दूसरे वर्ड में ताइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ताइगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देखो ये फॉरेस्ट भी एवरग्रीन होता है, दिस इज ऑल्सो एवरग्रीन। वाई? बोरियल फॉरेस्ट जो होता है, कभी देखे हो वो जो पहाड़ के ऊपर के फॉरेस्ट जो है, जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से खाली हो गए, नहीं मिलते हैं जनरली, क्योंकि इनके लीव्स का जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा लाइफ साइकिल होता है। तो बहुत ज्यादा लंबा लाइफ साइकिल होने की वजह से सारे प्लांट्स एक साथ शेड नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ये हमेशा जो है दिखते हैं हरे भरे। तो इसके लिए बोरियल फॉरेस्ट के बारे में पहला लिख लो कि दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन क्यों है? बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग लाइफ साइकिल ऑफ द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स। ये जो होता है कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर इसकी होती है, कोनिकल स्ट्रक्चर। कोनिकल स्ट्रक्चर जनरली क्यों होता है? कि बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, स्नोफॉल की वजह से एक तरह से एडेप्टेशन इनका हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे शेप में हो जाते हैं, कोनिकल शेप में हो जाते हैं। समझ में आ रही बात है? इसकी भी हाइट जो होती है वो ज्यादा होती है, हाइट इसकी जो होती है वो 30 से 35 मीटर की हाइट होती है, हाइट इसकी ज्यादा होती है इन प्लांट ट्रीज की। मेजर जो डोमिनेंट स्पेसीज इन फॉरेस्ट में होते हैं, प्लांट के डोमिनेंट स्पेसीज, वो होता है आपको पाइन, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये सब प्लांट्स होते हैं। पाइन, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये सब मेजर प्लांट स्पेसीज होते हैं जो इन बोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं वो सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं और इसीलिए पेपर इंडस्ट्रीज में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है। किस तरह के होंगे? सॉफ्ट वुड ट्रीज, पेपर पल्प बनाने में इनका सबसे ज्यादा यूज होता है। इसीलिए कनाडा और साइबेरिया, इस रीजन्स में ना पेपर इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में बहुत आपको मिलेंगे, क्योंकि सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट वहां आपको मिलेंगे।
हमारे यहाँ आओगे तो उत्तराखंड में जो है आप चले जाओ यहाँ काठगोदाम, काठगोदाम इज फेमस फॉर पेपर इंडस्ट्रीज। आप जाओगे आप नैनीताल, ये सब रीजन्स में जाओगे, हल्द्वानी, इन सब रीजन्स में आपको वुडन जो है कार्विंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलेंगे। तो बिकॉज ऑफ द इज सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्रिवेलिंग देयर। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही होता है कि सॉफ्टवुड इंडस्ट्रीज होते हैं, इसलिए सॉफ्टवुड फॉरेस्ट होता है, कोनीफेरस फॉरेस्ट होता है, एवरग्रीन होता है, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। मेजर डोमिनेंट स्पीसीज कौन कौन से हैं? तो पाइन है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, ये सब आप याद रखना बोरियल फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, इनके ये जो है ज्यादा डेंस नहीं होते हैं, ये ज्यादा डेंस नहीं होते हैं क्योंकि इनका जो सॉइल और इनकी क्लाइमेट जो है डेंसिटी को, डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि यहां 12 महीने में 3 महीने ही रेनफॉल होता है और ग्रोइंग सीजन होता है, ग्रोइंग सीजन। बाकी टाइम ठंडा पड़ने की वजह से, वेरी लो टेम्परेचर की वजह से ग्रो नहीं कर पाते हैं प्लांट्स। तो ग्रोइंग सीजन जो होता है यहां पे 3 मंथ्स का ही होता है बोरियल फॉरेस्ट में। 3 मंथ्स का टाइम जो होता है, उनका लैंड जो होता है आइस फ्री होता है, किसी तरह का उस पर बर्फ नहीं होती है और इसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। रेस्ट ऑफ द टाइम में जो है स्नोफॉल की वजह से ये आइस कवर्ड होते हैं और इसकी वजह से ये जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होने की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है और मैक्सिमम टाइम में बर्फ होने की वजह से अंडर ग्रोथ या ग्रासेस नहीं होते हैं। ठीक, तो ये सब कारण होता है बोरियल फॉरेस्ट के डेंस नहीं होने का। इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सवाना ग्रासलैंड से भी कम होती है। समझ में आ रही बात है? तो ये सब जो है ना बोरियल फॉरेस्ट का ये होते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर रहेगा? यहां एनिमल स्पीसीज आपको वुल्फ मिलेगा, बियर मिलेगा, रेड फॉक्स मिलेगा, ये सब मेनली एनिमल स्पीसीज आपको मिलेंगे और ये डिपेंड करता है जगह जगह का। इंडिया में भी ये 2400 मीटर से ऊपर जो है बोरियल फॉरेस्ट मिलता है। 2400 मीटर से लेके और 4000 मीटर तक बोरियल फॉरेस्ट आपको मिलेगा। जो भी स्नो कवर्ड रीजन्स मिलेगा ना आपको, जो ठंडा के दिन में स्नो कवर्ड होता है हिमालयन के रीजन, वहां सब जो है बोरियल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं अब। ग्रासलैंड देखो, टेम्परेचर, रेनफॉल, जब रेनफॉल जो है हेवी बहुत ना हो और बहुत कम भी ना हो, मॉडरेट टाइप का रेनफॉल हो, तो उस कंडीशंस में उतना अमाउंट ऑफ रेनफॉल जिस तरह के वेजिटेशन को सपोर्ट करेगा वो वेजिटेशन ग्रासलैंड होगा। तो ग्रासलैंड वेजिटेशन किसी जगह पे इसलिए होता है क्योंकि वहां का रेनफॉल मॉडरेट होता है। उससे ज्यादा रेनफॉल होता तो फॉरेस्ट हो जाता, उससे कम रेनफॉल होता तो वो डेजर्ट हो जाता। और ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, एक तरह का बोलते हैं कि ये एक मेजर इकोटोन है। इकोटोन बिटवीन विच टू क्लाइमेट? फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। तो कल को आपको पूछ देगा कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, तो आप मानेंगे यस। और ये पूछ दिया कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अ इकोटोन बिटवीन अ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वो गलत हो जाएगा, वो वेटलैंड होता है। ठीक है, मार्सी लैंड, वेटलैंड वो होता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज एन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। और इनका जो कंडीशंस होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वो भी इंटरमीडिएट टू फॉरेस्ट एंड डेजर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल, इन टर्म्स ऑफ सॉइल, एवरीथिंग। समझ में आ रही बात है? अब ग्रासलैंड के बारे में 3-4 चीज आपको इंपॉर्टेंटली जानना है कि इनके जो रूट सिस्टम होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं। डेंस रूट सिस्टम होता है ग्रासलैंड का, डेंस रूट सिस्टम, डेंस रूट सिस्टम। ह्यूमस रिच सॉइल, ह्यूमस रिच सॉइल जहां भी ग्रासलैंड होते हैं। अब ग्रास की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है। ठीक है, ग्रास की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी होती है, तो इसकी वजह से जो डेट्रिटस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और डेट्रिटस ज्यादा होता है और इस रीजन में टेम्परेचर अगर हाई है, मॉइस्चर भी हल्का फुल्का है ही, तो ह्यूमस बहुत ज्यादा आपको मिलेगा ग्रासलैंड्स में। ठीक, तो डेंस रूट सिस्टम, ह्यूमस होगा। ये जो रूट्स होते हैं ना इनके, ये भी रूट डेट्रिटस बनाते हैं अंदर, मतलब रूट्स जो है डिके होके एक तरह से डेट्रिटस बनके और डिकम्पोज होके ह्यूमस बनाते हैं सब सॉइल लेयर में। तो ये जो हो गया डेंस रूट सिस्टम, ह्यूमस रिच सॉइल। अब क्या होता है कि ग्रासलैंड में जो ट्रॉपिकल रीजन के ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के जो ग्रासलैंड होते हैं उनको हम लोग पार्कलैंड भी बोलते हैं। पार्कलैंड, पार्कलैंड वेजिटेशन इसलिए बोलते हैं, पार्कलैंड का मतलब होता है कि ग्रासेस के साथ कुछ कुछ ट्रीज भी होंगे। ठीक है, जैसे ये ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस हैं, और साथ साथ जो है स्कैटर्ड कुछ ट्रीज भी हैं, कुछ स्कैटर्ड ट्रीज भी हैं। तो सच काइंड ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड पार्कलैंड।
पार्कलैंड वेजिटेशन जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में होता है, क्योंकि यहाँ की रेनफॉल जो होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड से ज्यादा होती है। रेनफॉल इसकी लगभग जो है आपको 75 से लेके 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से कुछ ट्रीज भी आ जाते हैं। लेकिन इनका रेनफॉल सालों भर नहीं होता है, वेट एंड ड्राई सीजन में वो बटा हुआ होता है। अब ग्रासलैंड के बारे में 2-3 चीज आपको इंपॉर्टेंट जानने हैं। सबसे पहले एक तो ये जान गए कि इनका जो है रिच सॉइल होता है, ग्रासलैंड का सॉइल इनका काफी रिच होता है, और इसी कारण जो होता है खासकर टेम्परेट ग्रासलैंड का, जिसकी वजह से कि पूरा टेम्परेट ग्रासलैंड को साफ करके और व्हीट कल्टीवेशन वहां पे यूरोप में और अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिच सॉइल है। दूसरा इसके बारे में आपको जानना है कि ग्रासलैंड्स में ये जो ट्रीज हैं वो डोमिनेट क्यों नहीं करते हैं, व्हाई ट्रीज मतलब डू नॉट डोमिनेट इन द ग्रासलैंड्स। ये क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि रेनफॉल अगर 100 सेंटीमीटर के करीब में हो ही रहा है, ठीक है, खासकर वेट सीजन में ज्यादा रेनफॉल है, तो ये ग्रासेस को ट्रीज डोमिनेट कभी क्यों नहीं किए। तो उसका कारण 2 होता है। एक तो होता है कि ग्रासलैंड्स में जो हार्बिवोर्स होते हैं वो बड़े बड़े हार्बिवोर्स होते हैं, जैसे जिराफ होता है, ठीक है, ये लोग जो है कभी ट्रीज को ग्रो नहीं करने देते हैं, क्योंकि ये जो ट्रीज बड़े बड़े हैं इन्हीं के ऊपर फीड होते हैं जिराफ जैसे बड़े बड़े कौन से एनिमल्स, हार्बिवोर्स एनिमल्स। और दूसरा होता है फायर। ये ग्रासलैंड रीजन्स में फायर बहुत ज्यादा होता है, और वो फायर की वजह से ये ट्रीज जल जाते हैं सारे। समझ में आ रही बात है? तो फायर नंबर 1 और हार्बिवोर्स, लार्ज हार्बिवोर्स नंबर 2, ये दोनों जो है लिमिट करते हैं द डोमिनेशन ऑफ ट्रीज इन द ग्रासलैंड। ये जो है एनसीईआरटी में भी दिया है, हर जगह दिया हुआ है, और ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई ट्रीज डू नॉट डोमिनेट इन द ग्रासलैंड। तो 2 रीजन आपको पता होगा। तीसरा रीजन एक इन्वायरमेंटल कंडीशन आपको पता है कि रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा हेवी नहीं है। तो ये 3 चीज आप याद रखना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ट्रीज इसलिए डोमिनेट नहीं करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर होते हैं ट्रीज के लिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में ये सारी चीजें। कोई दिक्कत? डेंस रूट सिस्टम होता है, ये ध्यान में रखना है। ह्यूमस रिच सॉइल रहता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में पार्कलैंड वेजिटेशन होता है। टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि पार्कलैंड वेजिटेशन नहीं होता है। टेम्परेट रीजन के जो स्टेपी प्रेरी के ग्रासेस होते हैं वो बिल्कुल केवल ग्रास होते हैं, और वो छोटे छोटे ग्रास होते हैं, छोटे ग्रास होते हैं, न्यूट्रिशियस ग्रास होते हैं। और इसकी वजह से ये जो ग्रास होते हैं यहां पे कैल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ड्रायर रीजन है। ड्रायर रीजन में कैपिलरी एक्शन होगा, नीचे से कैल्शियम ऊपर आएगा सॉइल में, जिसकी वजह से ये कैल्शियम रिच सॉइल होता है और मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। बताइए आप लोग को ये सारी चीजें। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स में। कोई दिक्कत? क्लियर रहेगा? ओके है। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में 2 चीज आप ध्यान में रखना है, एक डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड। डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड रीजन्स भी बहुत जल्दी बहुत तेजी से डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, तो उसको डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और क्यों जो है इसको कंजर्वेशन की जरूरत है। देखो, ग्रासलैंड डिग्रेडेशन में सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करें ग्रासलैंड्स को, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। जितने भी स्टेपी प्रेरी ग्रासलैंड्स हैं वो सबको साफ करके 90% को साफ करके और एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, और वहां पे व्हीट कल्टीवेशन जो है लार्ज स्केल पे कमर्शियल लेवल पे हो रहा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्रासलैंड्स। तो ओवर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा है? आपका डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा कारण है डिग्रेडेशन का ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी डिग्रेड हो रहा है सारे ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये 2 मेजर रीजंस हैं जो वर्ल्ड लेवल पे ग्रासलैंड्स के डिग्रेडेशन के लिए। जहां जहां भी आप देख लो कि लाइव स्टॉक रैंचिंग होती है तो वहां ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो ग्रासलैंड्स हैं वो पूरी तरह से डिग्रेड हो रहे हैं, और ये ग्रासलैंड्स डिग्रेड होने के बाद और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन एक कंसेप्ट आपको हम बताएंगे। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो पहले डेजर्ट नहीं था वो अब डिग्रेड होकर डेजर्ट जैसा हो जा रहा है, माने उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो वेजिटेशन को सपोर्ट करने की क्षमता है वो कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, एंथ्रोपोजेनिक कारणों से, एंड दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो ये डेजर्टिफिकेशन जो है एक टर्म है, जो ग्रासेस जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डेजर्टिफिकेशन हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स को कंजर्व कैसे करेंगे हम? तो कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड के लिए सबसे पहले कि आप ये करो कि रोटेशनल ग्रेजिंग होना चाहिए। अगर ग्रेजिंग भी जरूरी है क्योंकि लाइव स्टॉक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी, बहुत सारे कंट्रीज जो है लाइव स्टॉक इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है,
तो छोड़ तो सकते नहीं है, बट रोटेशनल ग्रेजिंग हम कर सकते हैं। एक जगह ग्रेजिंग किया, वहां का डिप्लीट हो रहा है, दूसरे जगह गए, तीसरे जगह गए, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशनल ग्रेजिंग। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि एग्रीकल्चर में फैलोइंग, एग्रीकल्चर भी आप कर रहे हो तो पूरी तरह से लैंड डिग्रेड ना हो, तो उसको आप फोडर क्रॉप्स को उसमें डालो ताकि ग्रासेस होंगे, फैलो छोड़ो ताकि ग्रासेस होंगे, ताकि आप ग्रासलैंड कम्युनिटी को पूरी तरह से डिप्लीट ना करो। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए ग्रासलैंड ये है। अब क्वेश्चन है कि ग्रासलैंड को हम क्यों कंजर्व करना चाहते हैं, ग्रासलैंड का क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे बड़ा ग्रासलैंड इकोनॉमी का जो ग्रासलैंड रीजन है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो है बहुत सारे एज स्पेसीज को सपोर्ट करती है। एज स्पेसीज समझते हो? बहुत सारे एज स्पेसीज होते हैं जो दो इकोसिस्टम के बाउंड्रीज पे होते हैं, तो दीज एज स्पेसीज जो है ग्रासलैंड में सपोर्ट किए जाते हैं। बहुत सारे रेप्टाइल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे बर्ड्स, those are promoted by, those are supported by the, facilitated by the grasslands। तो इसीलिए उन इकोसिस्टम को, उन बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए ग्रासलैंड एज ए हैबिटेट को आपको बचाना है। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स। क्लियर रहेगा? बीच बीच में हम जो जो बोल रहे हैं ना दिमाग में आ रहा है, तो उसको अगर कोई पॉइंट लिखे तो उसको लिख लेना। जैसे एज स्पीसीज जो होता है ज्यादातर ग्रासलैंड्स में आपको मिलेंगे, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स इकोटोन में आते हैं। तो ये सारी चीजें ना क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कई बार, क्योंकि बोलते बोलते कई बार ध्यान आता है ना कहीं पे क्वेश्चन पड़ा है, तो वो क्वेश्चन फिर ध्यान में आता है, तो उसको उससे रिलेटेड मैं बात बोल देता हूं। क्लियर है? डेजर्ट इकोसिस्टम। देखो, डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में मोर और लेस हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में जो प्लांट स्पीसीज हैं वो कैसे एडेप्टेड हैं, जो एनिमल स्पीसीज हैं वो कैसे एडेप्टेड हैं। तो सबसे पहले डेजर्ट इकोसिस्टम में आप वो बातें ध्यान में रखना कैसे एडेप्टेड हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम जो है रिलेटिवली स्टेबल इकोसिस्टम होता है। रिलेटिवली स्टेबल होता है क्योंकि हार्श कंडीशंस में ये डेजर्ट इकोसिस्टम होते हैं। इनका जो रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं डे नाइट में और समर विंटर में वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो स्पीसीज होते हैं वो एडेप्टेड होते हैं फॉर द ह्यूज रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो ये होता है डेजर्ट इकोसिस्टम। मैक्सिमम यहाँ पे क्या होते हैं, इफिमेरल्स प्लांट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको एक ही सीजन में आपको जाएंगे। उसके बाद और क्या क्या फीचर्स होता है इसके प्लांट स्पेसीज के, बताओ वन बाई वन। वो एक तो वैक्सी लीव्स होते हैं और स्पॉन्जी बार्क्स होते हैं, स्टेम हाँ स्टेम होती हैं, हाँ। और वो रूट्स बहुत डीप जा रहे होते हैं। हाँ, डीप टैप रूट्स होते हैं। ठीक है, और लीव्स कई जगह पे स्पाइन्स में कन्वर्ट हो रखे होते हैं। इनके स्टेम में क्लोरोफिल होता है ताकि लीव्स ना भी गुड। स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा होता है, रात में खुद सनकेन स्टोमाटा, रात में ओपन करते हैं, दिन में क्लोज कर लेते हैं, इवेपोरेशनल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, यही सब क्वेश्चंस पूछेगा, तो इन्हीं सब चीजों से डेजर्ट इकोसिस्टम से पूछेगा कि प्लांट्स कैसे एडेप्टेड है। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा चीजें। उसके बाद C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हीट स्ट्रेस को जो है प्रोटीन्स अपने सेल्स में डेवलप करते हैं, प्रोलीन, सॉर्बिटल, चैपरोनिन। तो ये सारी चीजों से ना हीट स्ट्रेस से बचते हैं। तो ये सारी चीजें जो है फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल आपको पता होना चाहिए। एनिमल स्पेसीज के बारे में बताइए। एक तो एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं हीट टाइम में जो है वो। हाँ कंसंट्रेटेड एक्सक्रीशन करते हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि सॉलिड यूरिनेशन टाइप। हाँ, और स्पीड फास्ट रनर्स होते हैं। और लेग्स लॉन्ग होती हैं। लेग्स लॉन्ग होते हैं ताकि हीट से दूर रहें। समझ में आ रही बात है? तो यही सारी चीजें हैं इसके अंदर। वो हाँ, वो कोल्ड का है जो टेल बोल रहे हो। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होता है ये डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में आपको जानना है। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जो कि आपको डेजर्ट इकोसिस्टम में समझना है। बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन जानते ही हो, रेनफॉल इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। जो सॉइल होता है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई की वजह से सेलाइन सॉइल हो जाता है, अल्कलाइन सॉइल हो जाता है, लेकिन मिनरल रिच होता है। ये याद रखना है, यहाँ के सॉइल्स के ना मिनरल रिच होते हैं डेजर्ट रीजन्स में, लेकिन टेम्परेचर हाई होने की वजह से और मोर इवेपोरेशन के होने की वजह से और लेस रेनफॉल होने की वजह से ये जो सॉइल होते हैं वो सलाइन हो जाते हैं, अल्कलाइन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये अनप्रोडक्टिव सॉइल हो जाते हैं। इनको अगर हम वाटर और इस तरह से मैनेज करके करें तो बड़ा फर्टाइल सॉइल बन सकते हैं ये। इसीलिए जब रेनफॉल होता है तो अचानक से देखो बहुत सारे वेजिटेशन आने लगते हैं, इफिमेरल वेजिटेशन। सॉइल में न्यूट्रिएंट है तभी तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेजर्ट इकोसिस्टम।
अब हम आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम को। देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप जानते हो बहुत कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मगर अब जो है चीजों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में जानना होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम पहली बार की बोलते किसको है? वाटर एज ए हैबिटेट। ये लाइन याद रखना, वाटर जब भी एज ए हैबिटेट यूज हो तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। वाटर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए रिसोर्स, एज ए हैबिटेट। एज ए रिसोर्स वाटर का यूज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी होता है, पानी के बिना तो फॉरेस्ट भी नहीं जम सकता है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर का नॉट ओनली एज ए रिसोर्स यूज है बट एज ए हैबिटेट भी यूज है, तब वो एक्वेटिक इकोसिस्टम कहला जाता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी इस इकोसिस्टम को आप तीन भाग में बांट सकते हो, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम और ब्रैकिस इकोसिस्टम, ब्रैकिस वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। ओशन का कितनी सैलिनिटी होती है एवरेज? हाँ वो तो रेंज सही है, मतलब ऑन एन एवरेज कितनी होती है ग्लोबली? 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी होती है ओशन की। सैलिनिटी ओशन की आपको नहीं पता होगा, ओशन सी वाटर सलाइन होता है, नमकीन होता है, पता है? तो 1 लीटर 1 किलो सी वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट उसमें डिजोल्व है, इसी को हम सैलिनिटी बोलते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो होता है वो 35 ग्राम सॉल्ट जो है डिजोल्व होता है 1 किलो समुद्र के पानी में। तो 35 आउट ऑफ 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, तो इसीलिए इसको पार्ट्स पर थाउजेंड बोलते हैं और इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, परसेंटेज को जैसे इंडिकेट करते हैं उसमें एक और पॉइंट लगा दो तो पार्ट्स पर थाउजेंड को इंडिकेट करते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो ओशन का होता है वो 35 होता है। तो 35 या 35 से ज्यादा होगा, इफ इट इज 35 और मोर देन 35 तो फिर ये मैरीन कहला जाएगा कि ये मैरीन इकोसिस्टम है, अगर इसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी तो। अगर ये लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 पीपीटी होगा अगर, तो ये फ्रेश वाटर कहलाएगा, और अगर 5 से लेके और 35 तक होगा तो ये ब्रैकिस कहलाएगा। समझ आ रही बात है? तो ये तीन जो है मेजर ये होते हैं, डिविजन्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। कोई दिक्कत? अब होता है डीप वाटर और सैलो वाटर, जिसको वेटलैंड्स बोलते हैं। वेटलैंड्स जनरली जो है 3 मीटर के डेप्थ तक को वेटलैंड्स बोलते हैं। 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ होता है तो उसको डीप वाटर हो जाता है। लेकिन वेटलैंड का जो डिफाइन किया गया है, वेटलैंड में यह भी डिफाइन किया गया है साथ साथ कि फ्रेश वाटर के केस में 3 मीटर, और जब हम मैरीन वेटलैंड की बात करेंगे तो उसको हम 6 मीटर मान लेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन समझ गया, फ्रेश वाटर, मैरीन और ब्रैकिस। अब हम बात करते हैं सैलो वाटर या वेटलैंड और डीप वाटर। सैलो वाटर और डीप वाटर। सैलो वाटर को हम वेटलैंड्स भी बोल सकते हैं। अब वेटलैंड्स भी देखोगे ना तो वेटलैंड्स को भी बांटा जाता है, इनलैंड वेटलैंड्स, कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है। और इनलैंड वेटलैंड्स में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, कोस्टल में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो सैलो वाटर अप टू 3 मीटर डेप्थ, अप टू 3 मीटर का डेप्थ माना जाता है। अब मोर देन 3 मीटर डेप्थ, मोर देन 3 मीटर डेप्थ। कोई दिक्कत? लेकिन जब हम वेटलैंड्स की बात करेंगे ना तो हम इसमें यह भी साथ में जानेंगे कि जब मैरीन वेटलैंड्स की बात करते हैं तो हम उसको 6 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक होता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को बांटते हैं कि पानी जो है वो रुका हुआ है कि फ्लोइंग है, तो उस बेसिस पे किसको बांटते हैं? लोटिक और लेंटिक। तो लोटिक और लेंटिक एक इकोसिस्टम होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, लोटिक और लेंटिक। ये टर्म्स आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम लोग नए नए तैयारी करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं ना यूपीएससी का, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट खासकर, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कभी लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। जैसे कि मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं यूपीएससी दे रहा था तो एक क्वेश्चन था कि मिक्स्ड फार्मिंग रेफर्स टू, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग।
एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि मिक्स्ड फार्मिंग हमें उस टाइम नहीं पता था कि इसको एग्रीकल्चर को और लाइव स्टॉक को साथ में करके हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग आज के टाइम लगता है कि यार क्या है, ये तो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है यार। मिक्स्ड फार्मिंग तो हर जगह न्यूज में, हर जगह ये था, किसको नहीं पता होगा, बच्चा को ही पता होगा कि मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो इसलिए ना कई बार जो फर्स्ट सेकंड टाइम हम लोग जाते हैं ना एग्जाम देने, तो बड़ा ही एकदम छोटे से कॉमन टॉपिक से क्वेश्चंस हम लोग गलत करके आ जाते हैं और नहीं पता होता। तो इसीलिए ना अभी जो है इन सब चीजों पर आप ध्यान देना। कोई भी टर्म जो हो, जो आप नहीं जानते हो कि क्या होता है ये, तो उसको जानने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे। धीरे 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 वही 4 साल बाद वो आपके लिए बड़ा कॉमन हो जाएगा। जब आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ने स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बड़ा कॉमन टर्म्स हो जाएंगे वो, ठीक है। तो वो चीजें जो है ध्यान रखना। तो लोटिक और लेंटिक, लोटिक मतलब कि आपका रनिंग और लेंटिक मतलब कि ये रेस्ट में जब पानी है तो जैसे इसमें रिवर्स आ जाएंगे, ठीक है, इसमें लेक्स आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमको एक्वेटिक इकोसिस्टम में जानना होता है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्लांट या एनिमल्स कई तरह के होते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है वो आपको जानना होता है। जैसे एक होता है न्यूस्टोन्स, न्यूस्टोन्स, ठीक है। एक होता है पेरीफाइटोन्स, ठीक है। एक होता है प्लैंक्टोन्स, एक होता है नेक्टोन्स, और एक होता है बेंथोज, और एक होता है हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। बेंथोस, BENTHOS, बेंथोस, BENTHOS, बेंथोस। न्यूस्टोन्स का नाम सुने हो? नहीं नहीं, न्यूस्टोन्स कभी नहीं बताया होगा, चाहे हो सकता है कहीं बताया होगा ज्योग्राफी में। अच्छा, बताया था। अच्छा, तो न्यूस्टोन्स क्या होते हैं? चलो सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स तो पता है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो प्लांट जो होते हैं जो या तो रूटेड होते हैं या सबमर्ज या इमर्ज होते हैं, तो वो हाइड्रोफाइट्स हो गए। जो कि जो प्लांट्स जो है या तो पूरी तरह सबमर्ज हो या हाफ सबमर्ज हो, ठीक है, तो वो तो हाइड्रोफाइट, जितने प्लांट्स आप देखते हो, ठीक। उसके बाद न्यूस्टोन्स क्या होते हैं? न्यूस्टोन्स जनरली होते हैं जो कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्लोट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फ्लोट मतलब होता है कि आपका सेल्फ लोकोमोशन नहीं है। देखो पानी के अंदर जो है एक तो कि वाटर में बायोन्सी होता है और एक सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज को वाटर में इमर्ज कर रहे हो तो देयर इज अ फोर्स ऑफ बायोन्सी, और कोई भी चीज अगर वाटर के सरफेस को एज ए लैंड यूज करे तो मतलब उसके सरफेस टेंशन को यूज कर रहा है। साइंस में सरफेस टेंशन पढ़े हो ना? तो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो ऐसे वॉक करते हैं वाटर सरफेस पे, दे आर वॉकिंग। जैसे इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट का जो लार्वा होता है वो वाटर के सरफेस टेंशन के वजह से वो उस पर टिका होता है, वो एक्चुअली में वाटर के अंदर नहीं है। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो वाटर सरफेस को एज ए लैंड की तरह यूज करके उसको हैबिटेट बनाए होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूस्टोन्स। ऐसे बहुत सारे स्पाइडर्स हैं जो ऐसे चलते हैं इससे पानी पे, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पानी पे चलते हैं, एक्चुअली वो तैर नहीं रहे हैं, वो चल रहे हैं। और वो जो चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि वाटर का जो सरफेस है अपर पर, वो एक सरफेस टेंशन की वजह से एक लैंड की तरह वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड न्यूस्टोन्स, ठीक है। एक होता है पेरीफाइटोन्स। पेरीफाइटोन्स ये जनरली एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पेरीफाइटोन्स। पेरीफाइटोन्स क्या होता है कि ये पानी है, तो इस पानी में सपोज कोई प्लांट्स है तो उसका जो सबमर्ज रूट्स है तो उस सबमर्ज सॉरी स्टेम्स है तो उस पे बैठे रहेगा, इस पे ये बैठे रहेंगे, या इसके जो बॉटम पे कोई पत्थर है तो उस पे बैठे रहेगा, ठीक है। मतलब कि दीज आर सबमर्ज्ड
माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि सबमर्ज्ड स्टेम्स पे, लीव्स पे या कोई भी बेंथिक सबमर्ज्ड रॉक्स पे, सरफेस पे छाए रहते हैं। तो ये एल्गी भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और ये लोग जो है इस तरह से पानी में होते हैं। मतलब दे आर सिटिंग ऑन द सबमर्ज्ड सरफेस। समझ में आ रही है? तो ये पेरीफाइटॉन्स इनको बोलते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा होता है प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स का मतलब होता है फ्लोटर्स। ये फ्लोट करते हैं, ठीक है, ये फ्लोट करते हैं वाटर में। ये फ्लोट नहीं करते थे, ये जो है बायोन्सी की वजह से फ्लोट करते हैं, ये सरफेस टेंशन की वजह से चलते थे। दोनों में फर्क समझना, ठीक है। तो ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं प्लैंकटॉन्स, जो कि पानी के अंदर, मतलब सबमर्ज नहीं है, जनरली हाफ इमर्ज होते हैं और पानी पे तैरते रहते हैं। इनका अपना सेल्फ लोकोमोशन नहीं होता है। ये जो है जिस तरह से करंट पानी का जाएगा उस तरह से ये बहते हैं। तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिपेंड करती है वाटर के फ्लो पे। समझ में आ रही बात है? तो ये प्लैंकटॉन्स होते हैं। प्लैंकटॉन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और एक होते हैं जूप्लैंक्टॉन्स, राइट। फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटो मतलब प्लांट्स, ये प्लांट स्पीसीज होता है, जैसे एल्गी, ये फाइटोप्लैंक्टॉन हुआ, ठीक है। डायटम्स, डायटम्स एक टाइप का फाइटोप्लैंक्टॉन होता है। डायटम्स के बारे में पढ़ाए थे ना रिसोर्स में, ओशन रिसोर्स में। डायटम एक जब माइक्रोस्कोपिक प्लांट स्पीसीज, एल्गी है एक तरह का, तो वो जो है फाइटोप्लैंक्टॉन हो गया डायटम्स।